आज हम बात करेंगे एकल संकीर्ण स्लिट द्वारा विवर्तन। तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस लेते हैं, इससे चलने वाली प्रकाश तरंगे जो है या तरंगाग्र जो है वो लेंस L1 पर आपतित होता है। चूंकि लेंस L1 के फोकस पर प्रकाश स्रोत S होता है, यानी L1 से अपवर्तित या तरंगाग्र अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश स्रोत S को हम अनंत पर मानेंगे। फिर इसके आगे एक संकीर्ण स्लिट AB रखी हुई है। AB पर तरंगाग्र या तरंगदैर्घ्य आपतित होता है और यहां से थीटा कोण से विवर्तित होते हुए लेंस L2 पर पुनः आपतित होता है और इस प्रकार लेंस L2 के द्वितीय मुख्य फोकस पर बिंदु P, जहां पर ये सभी तरंगे एकत्रित हो जाती है। अब हम देखते हैं कि यदि यहां से प्रकाश का विवर्तन नहीं होता तो हम क्या सोचते हैं कि जो प्रकाश यहां से आपतित हुआ है उसकी सीधी छाया S डैश पर पड़नी चाहिए, यानी सबसे ज्यादा जो तीव्रता है वो S डैश पर ही फोकस करना चाहिए। परंतु क्या नोटिस करने में आता है कि S डैश पर तो अधिकतम तीव्रता होती ही है, परंतु S डैश के आसपास ऊपर और नीचे भी दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि बिंदु P पर कितनी तीव्रता है या कौन सी फ्रिंज वहां पर प्राप्त होती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि संकीर्ण स्लिट AB से थीटा पर यहां से किरणें जो है अपवर्तित हुई। अब देखते हैं हम कि यह संकीर्ण स्लिट है AB से A से बिंदु P पर, यानी हमें बिंदु P पर तीव्रता निकालना है कि बिंदु P पर कितनी तीव्रता होगी। तो A से बिंदु P और B से बिंदु P दोनों के बीच की यदि दूरी देखें, यानी तरंग A से P तक, यानी तरंग को A से P तक चलने में कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है और B से P तक चलने में कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है। तो यहां पर हम बात करेंगे पथांतर की, कितना पथांतर है। पथांतर डेल्टा बराबर, अब देखिए A से P तक की दूरी कम है और B से P तक की दूरी ज्यादा रहेगी, तो पथांतर हो जाएगा हमारा। अब इसको सीधे तौर पर यदि देखें तो हम A से BP पर हमने एक लंब डाला ANM, ये लंब डाला, इसका मतलब कि अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां तक की डिस्टेंस बराबर होगी, तो जो पथांतर होगा कितनी डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ेगा, तो पथांतर हो जाएगा हमारा BM, यदि BM पथांतर हो जाएगा BM की वैल्यू निकाल लेंगे तो त्रिभुज ABM में यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, तो साइन थीटा बराबर, ये थीटा एंगल है तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण हो गया AB। तो BM की वैल्यू निकल के आएगी BM बराबर AB साइन थीटा। AB मतलब स्लिट की चौड़ाई, तो स्लिट की चौड़ाई को यदि हम A मान ले तो ये हो जाएगा BM बराबर हो जाएगा A साइन थीटा, यानी पथांतर BM बराबर मान निकल के आया हमारा A साइन थीटा। अब हम कुछ परिस्थितियों की बात करते हैं कि बिंदु P की स्थिति इस प्रकार है कि पथांतर BM बराबर A साइन थीटा, अभी हमने निकाला था, और BM जो है वो लैम्डा के बराबर, यानी जो पथांतर है वो लैम्डा के बराबर। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो स्लिट है AB उसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। दो भागों में डिवाइड करना मतलब A से O और O से B, यानी इस तरीके से, और O से B दो भागों में डिवाइड कर लिया तो हम देखते हैं कि A से O के किसी बिंदु से P तक पहुंचने में जो मार्ग अंतर होगा या जो पथांतर होगा वो लैम्डा बटे 2 होगा, यानी A से O तक लैम्डा बटे 2 और O से B तक लैम्डा बटे 2। इसका मतलब ये हुआ कि A से O तक मार्ग अंतर लैम्डा बटे 2, लैम्डा बटे 2 मार्ग अंतर मतलब जो कालांतर होगा वो पाई के बराबर होगा, और लैम्डा बटे 2 जो होता है, लैम्डा बटे 2 मतलब विनाशी व्यतिकरण। अब विनाशी व्यतिकरण मतलब ये जो प्रकाश तरंगे हैं ये एक दूसरे के विपरीत कला में पहुंचेंगी, मतलब एक दूसरे की तीव्रता को ये समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार तक जो
पथांतर है वो पथांतर भी ओ से बी तक जो पथांतर है तब मार्ग अंतर या पथांतर वो भी लैम्डा बटे 2 होगा। लैम्डा बटे 2 मतलब पाई का कालांतर या विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण मतलब ओ से बी तक जो तरंगे पहुंचेगी उन तरंगों के बीच में विनाशी व्यतिकरण होगा, मतलब यहां पर प्रकाश की तीव्रता 0 होगी, यानी इस जगह पर हमें पहली अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। यानी ए से ओ और ओ से बी के बीच में बिंदु पी पर हमें पहली अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। ये हमने पहली कंडीशन पे बात की कि जब माना पर्दे के बिंदु पी पर मार्ग अंतर 3 लैम्डा बटे 2 होगा। तो बात कर लेते हैं कि स्लिट एबी पर या स्लिट एबी को 3 बराबर भागों में डिवाइड किया। 3 बराबर भागों में डिवाइड किया मतलब एक भाग हो गया ये O1, ये O2 और B, 3 भाग हो गए। तो यहां पर जो है ए O1 और O1 से यहां पर हमने पॉइंट लिया N1 और ये पॉइंट हो गया हमारा N2। तो मान लेते हैं कि O1 N1 पर लैम्डा बटे 2 का पथांतर, O2 N2 पर 2 लैम्डा बटे 2 का पथांतर है और BM पर 3 लैम्डा बटे 2 का पथांतर है। तो यहां से यदि हम देखें तो O1 N1 यानी लैम्डा बटे 2, O2 N2 2 लैम्डा बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा केवल लैम्डा। यहां पे देखें लैम्डा बटे 2 और यहां पे 3 लैम्डा बटे 2, यानी लैम्डा बटे 2 यानी ए से O1 के बीच में जितनी भी प्रकाश तरंगे आपतित हो रही है उन प्रकाश तरंगों के ए से O2 तक के यहां से जो प्रकाश तरंगे आपतित हो रही है यह लैम्डा बटे 2, ये हो गया 2 लैम्डा बटे 2 और ये हो गया 3 लैम्डा बटे 2। तो ए से O1 तक यानी लैम्डा बटे 2 या O2 तक लैम्डा बटे 2 जो भाग है इसमें प्रकाश तरंगे लैम्डा बटे 2 से आपतित होती है जो कि विनाशी व्यतिकरण है। मतलब यहां पर हमें अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, यानी बिंदु P पर अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। परंतु हम बात करें O2 से B के बीच में, O2 से के बीच में जो पथांतर है वो 2 लैम्डा बटे 2 है। 2 लैम्डा बटे 2 यदि सॉल्व करेंगे तो बचा लैम्डा, यानी यहां पर हमें पहली दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, यानी इस कंडीशन में हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, यानी यहां से यहां तक अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है और O2 बटे B से हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। को 2, 2, 4, 6, 8 ऐसे बराबर भाग में बांटने पर हमें क्रम से अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। यदि स्लिट को हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे, 4 या 6 बराबर भागों में बांटेंगे तो हमें 2 भागों में बांटेंगे तो पहली अदीप्त फ्रिंज, 4 भागों में बांटेंगे तो दूसरी अदीप्त फ्रिंज, 6 भागों में बांटेंगे तो तीसरी अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। इसी प्रकार यहां पर हमने दूसरी स्थिति में इसको 3 बराबर भागों में बांटा है, स्लिट को 3 बराबर भागों में बांटा है तो हमें पहली दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। इसी प्रकार यदि स्लिट को आप 3, 5, 7, 9 इस तरीके से भागों में बांटोगे तो 3 भाग में बांटने पर आपको पहली दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, 5 भाग में बांटने पर दूसरी दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, 7 भाग में बांटने पर तीसरी दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। उसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। इसके बाद की जो भी दीप्त फ्रिंज है उनकी तीव्रता केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की तुलना में कम होती जाती है, यानी इसकी तीव्रता अधिकतम, उसके बाद जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तीव्रता कम होती जाएगी। दीप्त फ्रिंज के लिए मार्ग अंतर ए साइन थीटा बराबर 0, 3 लैम्डा बटे 2, 5 लैम्डा बटे 2, 7 लैम्डा बटे 2 इस तरीके से। और अदीप्त फ्रिंज के लिए ए साइन थीटा बराबर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा इस तरीके से। केंद्रीय फ्रिंज के दोनों ओर की कोणीय दूरी को केंद्रीय उच्चिष्ट कहा जाता है। केंद्रीय उच्चिष्ट से मतलब कि ये केंद्रीय फ्रिंज है यानी दीप्त फ्रिंज, इसके दोनों ओर पहली अदीप्त फ्रिंज, एक ये और एक ये, तो ये जो कोणीय दूरी है ये कहलाएगी केंद्रीय उच्चिष्ट, यानी यहां पर तीव्रता अधिकतम होगी। तो यहां से यदि हम देखते हैं तो लैम्डा 0, 2 लैम्डा पर तीव्रता 0, 3 लैम्डा पर तीव्रता 0। यहां पर देखते हैं माइनस लैम्डा पर तीव्रता 0, -2 लैम्डा पर तीव्रता 0 और -3 लैम्डा पर तीव्रता 0। मतलब कि इन बिंदु पर हमें अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, जबकि यहां पर 0, ये
3 लैम्डा बटे 2, 5 लैम्डा बटे 2, इन पर हमें जो है दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। तो जो दीप्त फ्रिंज है, दीप्त फ्रिंज हमें प्राप्त होगी 0, 3 लैम्डा बटे 2, 5 लैम्डा बटे 2, इन पर हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है हमें लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरीके से। तो याद करना है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई याद करना है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई यानी लैम्डा प्लस और लैम्डा माइनस के बीच में। तो यहां से यदि हम देखें तो केंद्रीय उच्चिष्ट बराबर ए साइन थीटा प्लस माइनस लैम्डा। यहां से यदि हम देखें तो प्लस माइनस लैम्डा मतलब इनके बीच की डिस्टेंस है। मुख्य उच्चिष्ट की जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई बराबर ए साइन थीटा बराबर प्लस माइनस लैम्डा। यदि एंगल थीटा बहुत कम हो यानी थीटा बहुत छोटा हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए थीटा बराबर प्लस माइनस लैम्डा। तो यहां से थीटा की वैल्यू यदि निकालेंगे तो थीटा बराबर प्लस माइनस लैम्डा बटे ए। क्योंकि दोनों की बीच की चौड़ाई निकालना है, मतलब लैम्डा से माइनस लैम्डा के बीच की दूरी निकालना है। तो जो थीटा की जो वैल्यू होगी, थीटा बराबर प्लस लैम्डा बटे ए माइनस लैम्डा बटे ए, यानी दोनों के बीच की चौड़ाई निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा बटे ए प्लस लैम्डा बटे ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लैम्डा बटे ए, यानी जो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई है थीटा, वो किसके बराबर होगी, 2 लैम्डा बटे ए के बराबर।